कल की मेरी वीडियो पर अच्छे व्यूज़ आए हैं और मेरे कहने पर, मेरी रिक्वेस्ट पर मेरे व्यूअर्स ने अच्छे कमेंट्स भी दिए हैं। सारे ही मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति ने 2 बार कमेंट्स दिया है कि अरोड़ा जी, बैंकों का प्रॉफिट हो गया है पर फिर भी आप एग्री क्यों नहीं करते कि प्रॉफिट हो सकता है। चलो, उसका जवाब मैंने वहाँ लिख कर देना ठीक नहीं समझा, इस वीडियो में उसका जवाब भी मैं दूंगा। और दूसरी बात, श्री DS मूर्ति साहब जो हमारे सीनियर पेंशनर एक्टिविस्ट हैं, उनका नाम सोशल मीडिया पर आप सभी ने सुना है। बहुत अच्छे विचार देते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। उनके जो विचार हैं वो AIBRF के व्हाट्सएप ग्रुप में छपे हैं और मैंने वहाँ से पढ़े हैं और आज मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ। DS मूर्ति साहब बहुत लर्नड मैन हैं, उन्होंने अपने विचार दिए हैं, बहुत प्रेशियस थाट्स हैं, तो आप सभी के सामने मैं वो रखना चाहता हूँ। आज मैं जो SBI की स्मॉल कमेटी बिठाई है उसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। उसके बाद जो 3 केस चल रहे हैं पेंशन के बारे में, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तीसरा है जुलाई का महीना। मैंने पहले ही बताया है कि जुलाई का जो महीना है वो बहुत गर्म महीना है, बैंकर्स के लिए बहुत गर्म महीना निकला, क्योंकि जुलाई में तो वैसे भी गर्मी होती है, लेकिन ये बैंक की पेंशन अपडेशन की गर्मी बीच में आ गई। तो आज मैं बताता हूँ कि हमारे कौन कौन से केस पेंडिंग पड़े हैं और कौन कौन से केस हमारे सॉल्व होने वाले हैं, कौन कौन से केस हमारे को मिलेंगे, तो उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए हमारे कितने केस पेंडिंग पड़े हैं। सबसे पहले है श्री MC सिंगला जी का केस, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है। SLP है 5561 जो है वो 18 जुलाई 2023 को उसका फ़ैसला होना है, उसकी हीयरिंग है और आलमोस्ट ये हो सकता है कि फ़ैसला भी हो जाए। दूसरी जो है, जो स्मॉल कमेटी है दिल्ली हाई कोर्ट का जो है, उसका जो 9679 नंबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप ऑफ पेंशनर्स GOP जो लिखा हुआ है, उसका जो जवाब है 21/7/2023 को आना है, हीयरिंग जो 21/7/2023 को। और जो कर्नाटका हाई कोर्ट में पेंडिंग है केस, वो 3949 है पिटीशन, और उसका जो हीयरिंग है 19 जुलाई को है। इसका मतलब 17, 19 और 21 जुलाई को, 18, 19 और 21 जुलाई को 3 तो केसेस में इंटरवेंशन होनी है कोर्ट की पेंशन की अपडेशन के बारे में। दूसरा है 21 जुलाई को ही जो कमेटी बैठाई है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उसने भी 21 जुलाई को ही रिप्लाई देना है। देखिए जुलाई का महीना कितना गर्म है, और जुलाई के महीने में ही फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने बैंकों के जो हेड्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उनकी मीटिंग बुलाई और उसमें जो उन्होंने डिस्कशन करी है, पहले तो मैं 2-4 मेन पॉइंट, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, 2-4 बातें करता हूँ। देखिए, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2022 PSBs अर्नड ए रिकॉर्ड एग्रीगेट नेट प्रॉफिट ऑफ अराउंड 1.05 लाख करोड़, ऑलमोस्ट ट्रिपल फ्राम नेट प्रॉफिट अर्नड इन फाइनेंशियल ईयर 2013-14। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो कुछ इम्प्रूव हो गई है। मेजर फाइनेंशियल पैरामीटर वर डिस्कस्ड लाइक क्रेडिट डिप्लॉयमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट क्वालिटी, कैपिटल, ये बातें डिस्कस हुई हैं। और देखिए इसके हालात में जो बैंकों के चेयरमैन हैं, एक तरफ तो कहते हैं कि ट्रिपल बेनिफिट हो गया 2013 से 2023 तक, 3 गुना, 300% इंक्रीज इन प्रॉफिट। पहली गलत बात तो ये है कि ये डाउटफुल केस है। मैं क्लियर वर्ड्स में कहता हूँ, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस डाटा, क्योंकि जो उसने कमेंट्स दिए हैं मेरी वीडियो के नीचे कि वाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड, वाई यू आर नॉट बिलीविंग दैट सच प्रॉफिट कैन बी। देखिए 2020 में कोरोना आ गया और कोरोना में सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल निकाल दिया, बैंकों के ऊपर प्रेशर डाला गया कि कहीं भी किस कोरोना के दौरान आपने किसी को भी SMS नहीं करना है, फ़ोन नहीं करना है, फील्ड अफसर किसी के घर नहीं जाएगा, किसी को लीगल नोटिस नहीं देना है, मसल मैन नहीं भेजना है, किसी तरह की लीगल नोटिस इशू नहीं करना है।
किसी तरह का रिमाइंडर भी इशू नहीं करना। उसके बाद क्या हुआ कि बैंक ने पेनल्टी भी नहीं लगानी है, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगाना है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाएंगे तो एफडी के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हम पे कैसे करेंगे? लोगों की जो विलफुल डिफाल्टर है, नीयत माड़ी है, बारोवर लोन लेके चला गया, कोरोना का बहाना, पहले ही बहाना बना रहा था, वो पहले ही डिफाल्टर था, ऊपर से कोरोना आ गया, उसको शेल्टर मिल गया कि जी हम तो कोरोना से मारे गए हैं, जी हमारे को तंग कर रहे हैं। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को लताड़ दिया। उसने कुछ नहीं सोचा कि बैंक पब्लिक का पैसा लेकर पब्लिक को उधार देते हैं, बीच में जो इंटरेस्ट का गैप है उससे बैंक का खर्चा निकालते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज जो बहुत समझदार होते हैं, उन्होंने ऐसी इंस्ट्रक्शन इशू कर दी है और उनको ये नहीं पता कि पहले ही इंटेग्रिटी डाउटफुल है, पहले ही विलफुल डिफाल्टर हमारे पास बैठे हैं। जो लोन पे कर सकते हैं वो भी पे नहीं कर रहे थे, उनको कोरोना का बहाना मिल गया, उन्होंने पे नहीं किया और बैंक अपनी जो उसकी रिकवरी भी, इंटरेस्ट भी नहीं लगा सका, उसको इंटरेस्ट भी नहीं लगाने दिया। तो जो मसल मैन भेजने के बाद, फ़ोन करने के बाद, फील्ड ऑफिसर के विज़िट करने के बाद रिकवरी नहीं होती थी, तो वो रिकवरी अपने आप कैसे हो गई? क्या लोगों के इतना चेंज आ गया कि इतनी रिकवरी होगी, सारे एनपीए ख़त्म हो गए? कई ब्रांचेस ऐसी हैं जिनका एनपीए 45% है। मैं डाटा नहीं बताना चाहता क्योंकि 45% में ब्रांच का नाम 45%, 100 रुपया लेंड किया है, उसमें से 45 रुपये डूबे हुए हैं। 55 से आप क्या कमाई करोगे? कैसे एफडी के ऊपर इंटरेस्ट दोगे? और एफडी के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता जा रहा है। तो देखिए भाइयों, दूसरी बात ये है कि फील्ड ऑफिसर जाएगा, रिकवरी करेगा, ये तो दूसरा पॉइंट है। अब ये देखिए कि दो ब्रांचेस में जाकर देखो, 2-2 साल से फील्ड ऑफिसर की सीट खाली पड़ी है। बड़ी बड़ी ब्रांचेस में फील्ड ऑफिसर ही नहीं है, अकाउंटेंट को फील्ड ऑफिसर का काम दिया हुआ है। जब उसके पास कोई लोन लेने जाता है, पहले ही उसके पास रश देखता है कि इसके बाद तो बात करने का ही टाइम नहीं है। एसबीआई के ब्रांच में जाओ, अकाउंटेंट के पास इतना रश होता है जैसे मदारी कोई मजमा लगा के जादू दिखा रहा है। 10-15 आदमी कस्टमर उसके पास बैठे ही होते हैं, 10-15 खड़े होते हैं। कोई कहता है मैंने लॉकर ऑपरेट करवाना है, कोई कहता है जी मेरा डिसीज क्लेम केस है, कोई कहता है जी मेरी माँ मर गई है, कोई कहता है मैंने कार लोन लेना है, कोई कहता है मैंने एफडी प्रीमेच्योर तोड़वानी है, कोई कहता है लॉकर एग्रीमेंट करना है, मेरा रिन्यू करना है। किस कुछ समझ नहीं आती है कि ऐसे हालात में जो अकाउंटेंट को फील्ड अफसर का डबल चार्ज दिया, क्या वो लोन करेगा? क्या वो रिकवरी करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास इतने आइडल फंड्स पड़े हैं, ऐसे ही कई और बैंकों के पास भी आइडल फंड्स पड़े हैं, उनको डिप्लॉय नहीं किया गया, उनको फाइनेंस नहीं किया गया। तो 1.5 लाख करोड़ जो आप बता रहे हैं, ये कैसे, इनकी ट्रिपल कैसे हो गया? फिर आगे देखिए ट्रेजडी कितनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की सैलरी 36 लाख है, जो 22,000 ब्रांचेस संभाल रहा है, लार्जेस्ट बैंक ऑफ द वर्ल्ड, जिसके फॉरेन बैंक ब्रांचेस कितनी हैं, जिसके बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स कितने हैं, जिसके स्पेशल कोरस्पोंडेंट्स कितने हैं, जिनके पास कितने बिजनेस फैसिलिटेटर हैं, जिनके 20,000 के आसपास एटीएम्स हैं, जिनके कितने रीजनल ऑफिस हैं, कितने लोकल हेड ऑफिस हैं, कितने ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए कि उसके चेयरमैन की सैलरी 3 लाख है, 36 लाख पर ईयर है। और उसके बाद उसका जो हाउस रेंट कटता है, क्योंकि उसको बंगला दिया है, अलाट किया गया है, उसके हाउस रेंट के अलावा उससे कुछ 10% के आसपास उससे रिकवरी करी जाती है, उससे फर्नीचर के चार्जेस भी रिकवर करे जाते हैं, इनकम टैक्स भी उसका कटता है। तो आप सोचिए कि उसकी जो कैरी होम सैलरी है वो 2 लाख से नीचे है, लेस देन 2 लैक्स, 24 लाख सैलरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन की सैलरी है। जब 2 साल पहले निर्मला सीतारमण जी ने एक मीटिंग में कहा था कि पीएसबी के बैंकों की हमने चेयरमैन की सैलरी कम करनी है, तो रजनीश कुमार जी थे एसबीआई के चेयरमैन उस टाइम, वो बोल पड़े मैडम अगर सैलरी कम करोगे तो हम रोड पे आ जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के स्कूल की फ़ीस भरनी मुश्किल हो रही है हमारे को। तो ये वर्डिंग है एसबीआई के चेयरमैन की, दिस इज़ सो अलार्मिंग। एसबीआई का चेयरमैन इतनी बड़ा, जबकि प्राइवेट बैंकों के चेयरमैन की सैलरी, एचडीएफसी बैंक के चेयरमैन की सैलरी 6 करोड़ है और आईसीआईसी बैंक की सैलरी, चेयरमैन की सैलरी 7 करोड़ रुपया है। तो उनके मुकाबले में देखिए जो पब्लिक सेक्टर बैंकों को लैंडिंग कर रहे हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर को लैंडिंग कर रहे हैं,
जो किसानों को 4% पे लोन दे रही हैं, जो DIR के केस कर रहे हैं 4% पर और इंटरेस्ट सबवेंशन भी दे रहे हैं, तो इस हालात में 1.5 लाख करोड़ का प्रॉफिट क्या हो सकता है? क्या कोई जादू आ गया है, कोई मदारी आ गया है? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सारा कैश उठा के पब्लिक सेक्टर बैंकों को दे दिया है? क्या भगवान ने ऐसे कोई जंतर मंत्र चलाया है जिससे इतना प्रॉफिट बढ़ गया? हाँ, ये बात है कि स्टाफ कम हुआ है। बैंक्स में रिटायरमेंट के बाद कुछ भर्ती नहीं हुई, जो रिटायर हो गया वो घर चला गया। क्लरिकल स्टाफ जो भर्ती हुआ था 2008 में, वो जॉब छोड़ के चला गया। तो हमारे पास क्लर्क भी बहुत कम हैं, ऑफिसर्स बहुत कम हैं, 3 एम्प्लाई का काम एक एम्प्लाई कर रहा है। और उस हालात में हम ये सोचे कि बेटर रिकवरी हो गई है, NPA ख़त्म हो गया है और इंटरेस्ट इनकम बढ़ गई है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ गया है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई है, एसेट लिक्विडिटी रेशियो बढ़ गई है। कैसे हो सकता है? मैं तो नहीं मानता भाई, ये कैसे हो गया? मैं भी बैंकर हूँ, मैं जानता हूँ सारा कुछ। ये कैसे हो गया सारा कुछ? जादू मंत्र हो गया? तो पहली तो बात, इसका जवाब आपके पास पहुँच गया है। दूसरी बात हम करते हैं DS मूर्ति साहब की, जो उन्होंने कुछ लिखा है, उसके बाद हम थोड़ा विचार भी करेंगे। उन्होंने इसकी कमेटी के बारे में जो लिखा है, देखिए 3 केसेस में आपको दिखा रहा हूँ, वो मैंने दिखा दी। एक तो कहते हैं कि हैविंग रिगार्ड टू ऑल द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स, इट लुक्स एज थॉट ए पार्टिंग गिफ्ट अवेटेड फ्रॉम श्रीमती निर्मला सीतारमन, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, एट ऑल द she was to demed the office as PM for good। उसका ये कहने का मतलब है कि मैडम सिर्फ निर्मला सीतारमन जी का जो पोर्टफोलियो है वो चेंज हो रहा है, फाइनेंस मिनिस्ट्री से उनको निकाल के किसी और जगह पर भेजा जा रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं कि जो है अभी जाते जाते पेंशनर्स को कोई गिफ्ट दे जाएंगे। लेकिन DS मूर्ति साहब, आप बहुत सीनियर एक्टिविस्ट हैं, लेकिन एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनके जो संस्कार हैं वो राजनीतिक हैं। इनको एक चीज़ ट्रेनिंग में सिखाई जाती है कि जो आपके फेस पर है वो आपके मन में नहीं होना चाहिए, और जो आपके मन में है वो आपके फेस पर कभी नहीं आना चाहिए। आर्मी में क्या सिखाया जाता है? आर्मी में फौजी को ये सिखाया जाता है कि जो आपके मन में है वो आपके चेहरे पर होना चाहिए, और जो आपके चेहरे पे है वो आपके मन में दिखना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल संस्कार ऐसे हैं, सारा कुछ उल्ट है। अगर उनका पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा तो उन्होंने कुछ भी गिफ्ट देने की बात नहीं हम सोच सकते। ये एम्प्लाई के दिमाग में आता है, उनके दिमाग में नहीं आता। Seemingly SBI too had submitted its report to DFS MOS simultaneously, followed by SBI CMD's exclusive 1-to-1 meet to appraise the FM in this regard। ये सब कमेटी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि सब कमेटी बैठाई गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए, उनकी पेंशन के ऊपर विचार करने के लिए, DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में सोचने के लिए। और ये कहते हैं कि अकॉर्डिंगली DFS is obliged to submit this report to the दिल्ली हाई कोर्ट आल्सो बिफोर 23/7। ये गलत डेट है, क्योंकि जो समाल कमेटी है वो दैट इज़ ड्यूटी बाउंड टू सबमिट रिपोर्ट बिफोर 21 जुलाई। 21 जुलाई 2023 से पहले उसने रिपोर्ट देनी है। ये 23/7 मूर्ति साहब लिख गए हैं, ये गलत लिख गए। 21/7 को रिपोर्ट उसने सबमिट करनी है। विद द सुप्रीम कोर्ट intervention in late MC Singhala's case, where IB already submitted its report as confirmed by the finance minister himself on the floor of the house in reply to the question। हर सेल्फ होना चाहिए, himself लिख गए। On the floor of the house in reply to the question raised by Dr. Ravi Kumar, our honorable MP from बिल्लूपुरम। बिल्लूपुरम के जो MP रवि कुमार जी हैं, ये सिंडिकेट बैंक के एम्प्लाई थे पहले, ये तमिलनाडु में रहते हैं, और इन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछा था। तो उसके उस क्वेश्चन का जिक्र कर रहे हैं, ये रिपोर्ट की सबमिशन कब होगी, कैसे होगी, उसके बारे में उन्होंने बात करी है। तो ये इनका कहने का मतलब मूर्ति साहब का यही है कि एक तरफ तो समाल कमेटी बैठ गई है, एक तरफ रिज़र्व बैंक की जो पेंशन अपडेशन हो गई है, और एक तरफ कोर्ट जो हैं उनके 3 फैसले जुलाई में आने की संभावना है। तो उन सभी चीज़ों पर विचार करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाल लिया कि निर्मला सीतारमन जी जब चेंज होने से पहले
बैंकर्स को, रिटायरीज़ को गिफ्ट देकर जाएंगे इन द नेम ऑफ पेंशन रिवीजन। पर ये उनका ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। दिस इज़ नॉट माई ओपिनियन। आई एक्चुअली कैन से आई डोंट एग्री विद DS मूर्ति साहब। ये पॉलिटिकल लोग हैं, इनका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। कल क्या होगा, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता चलता। ये आज बढ़ाने की बजाय, पेंशन बढ़ाने की बजाय घटा भी सकते हैं। किसी कल को ये कहें कि पूरे इंडिया में फ्लड आ गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए का लॉस हो गया है, पुल टूट गए हैं, सड़कें ख़त्म हो गई हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, लाशों का ढेर लग गया है, हॉस्पिटल ख़त्म हो गए हैं, रेलवे लाइंस ख़राब हो गई हैं, पहाड़ खिसक कर आ गए हैं, लाखों करोड़ों रुपए का कारों का, बसों का जो नुकसान हुआ है, जो घरों की छतें टूटी हैं, जिनके बच्चे या जानवर पशु भी मर गए हैं, तो उनका सभी का क्लेम देना है तो करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा जो पड़ जाएगा, तो उसका ध्यान उन्होंने नहीं रखा। अगर हो सकता है ऐसे हालात में वो पेंशन काट भी दें, DNS को, DA को फ्रीज़ कर दें, और जो DA ऑलरेडी मिल रहा है उसको रिड्यूस भी कर दें। और ये हो भी सकता है कि फ्लड रिलीफ डोनेशन के नाम पर पेंशन में से कंपलसरी कुछ डिडक्शन की जाए, ये भी हो सकता है। भाइयों, ये उन्होंने निष्कर्ष कैसे निकाल लिया? ये हिंदुस्तान है भाइयों, ये ज़रूरी नहीं जहाँ हर एक चीज़ आसानी से कुछ भी प्लेट में रख के हमारे को नहीं मिलता। उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी, जंतर मंतर पर फास्ट ऑन टू डेथ करना पड़ेगा। बहुत लोगों की जान जाने के बाद ये ढीठ लोग हैं, सारा कुछ इनको तभी नज़र आएगा जब आप कुर्बानी देंगे। जब तक कुर्बानी कोई नहीं देता है, इनकी नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, ये टाल मटोल कर रहे हैं। कोर्ट्स भी हमारे को कोई रिलीफ नहीं दे रहे हैं, वो हर पेशी अगली पेशी डाल देती हैं। झूठा अल्फिया बयान सबमिट कर दो, झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट दे दो कि आज IBA का चेयरमैन बदल गया है, दूसरा IBA का चेयरमैन आएगा तो फिर होगी, दूसरा IBA का चेयरमैन आता है तो कहना वो उसकी तबीयत ख़राब है, वो तीसरा इतने में तीसरा बदल जाता है। और ट्रेजिडी कितनी है कि IBA का चेयरमैन उसको बनाया गया जिसकी 3 महीने नौकरी बाकी थी, और वो कोर्ट में क्या कैसे जाएगा, क्या वो सबमिट करेगा? 3-4 महीने जिसकी सर्विस बाकी, उसको चेयरमैन क्यों लगाया जा रहा है? क्लर्क का काउंटर बदलना हो तो मैनेजर 4 बार सोचता है कि ये तो नियर रिटायरमेंट है, इसको इसी काउंटर पर बैठा रहने दो, नई सीट पर उसको नहीं लगाते हैं। तो ये चेयरमैन उसको लगा देते हैं जिसकी 3 महीने सर्विस बाकी हो। कैसी ट्रेजिडी है, कैसा सिस्टम है। तो प्रॉफिट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट भी एक जुगलरी है, कुछ और है। बैंकों की जो अंदरली सिचुएशन है, जो अंदरली पोजीशन है, वो ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकती। मैं नहीं कहता कि ख़राब है, मैं नहीं किसी इंडिविजुअल बैंक की कह रहा। एक तरफ तो मिनिस्ट्री खुद कह रही है कि हमने एक बैंक को 5,000 करोड़ रुपया दे के बजट में उनको ऑक्सीजन दी है, दूसरी तरफ ये भी कह रही है कि 3 बैंकों की हालत ख़राब है, उनको मर्ज करना पड़ेगा, इसी साल में उनकी मर्जर होगी। तो आप देखिए गवर्नमेंट की जो ड्यूल पॉलिसी है, उससे नज़र आता है कि सच्चाई कुछ और है। ये काला सच है, इतना प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता, ट्रिपल प्रॉफिट नहीं हो सकता। एकदम प्रॉफिट जो 2 साल पहले सैलरी कम करने की बात हो रही थी, आज वो प्रॉफिट हो रहा है। और चौथी बात है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक आई वॉश सिस्टम अमृत कलश निकाला है, आज़ादी का अमृत उत्सव क्या नाम रखा है उसका। वो 75 एज से ऊपर वालों को 25,000 रुपया गिफ्ट दे रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए हैं, तो 75 वाले को दे रहे हो, तो 75 वाले % उम्र वाले हमारे पास कितने पेंशन हैं? ये आई वॉश हो रहा है। 3-4%, 5%, 6% इतने ही हो सकते हैं। 75 वाला अगर होगा भी तो बेड पर पड़ा होगा, उसको 25,000 भी दोगे तो वो क्या करेगा? वो बैंक में जमा करवा देगा, जो बेटे को दे देगा, जो अपनी डॉटर इन लॉ को दे देगा। उसको ही एंजॉय करने का टाइम ही नहीं है। पेंशनर क्या 60 साल वाला जो है वो पेंशनर नहीं है? क्या 65 साल वाला पेंशनर नहीं है? 70 साल वाला पेंशनर नहीं है? 75 वाले को ऊपर वाले को देना है। और बैंक के ऑफिसर की लाइफ कितनी है, रिटायरमेंट के बाद वो कितना जिंदा रहता है, कंटिन्यूस स्ट्रेस में वो काम करता है। तो और रिटायरमेंट के 4 साल, 5 साल, 6 साल और 70 से पहले पहले चले जाते हैं सब। तो अगर बच भी गए हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट के होते हैं, हॉस्पिटल में दाखिल होते रहते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर पैसा खर्च करते रहते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स रहती हैं, तो विशियस सर्कल में फंसे रहते हैं। तो ये आप सभी के सामने हालात है।
और DS मूर्ति साहब के विचार मैंने आपके सामने रख दिए, कोर्ट केसेस के डिसीजन की बात मैंने आपके सामने रख दी। जो समाल कमेटी बैठी है उसके ऊपर ये ध्यान देना PSB बैंक्स वालों, ये सिर्फ SBI के लिए है, सभी को ये पता नहीं है। अंडर कोर्ट ऑर्डर्स ये कमेटी बैठी है, समझ लीजिए बात को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कोई कमेटी नहीं बिठाई है, दिस इज डायरेक्टिव ऑफ द कोर्ट। और सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पेंशन रिवीजन के बारे में उन्होंने बात करनी है। DA न्यूट्रलाइजेशन ऑफ SBI ओनली, नॉट एप्लीकेबल ऑन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो ये बातें हैं सारी। DS मूर्ति साहब इन बातों को भूल गए हैं, उनके विचार में कुछ और बात थी कि ये सही PSB के लिए है, जो सभी बैंकों के लिए कमेटी बैठी है, जब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अपने आप बिठा दी है, अपने आप किसी ने कुछ नहीं करा, जो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो बिठा दी है। ये इसका क्या रिजल्ट निकलेगा 21 जुलाई को 4 दिन के बाद हमारे सामने आ जाएगा। एक हफ़्ता ही बाकी रह गया है, तो एक हफ़्ते के अंदर हमारे आंखों के सामने इस चीज़ आ जाएगी, क्या रिपोर्ट है, क्या बढ़ाते हैं। अगर बढ़ाएंगे भी तो आप देखिए 30 साल के बाद पेंशन रिवीजन हो रही होगी, लेकिन वो 10%, 5%, 7%, 2% इतनी इंक्रीज़ करके नई सीलिंग बना के हमारे को आई वॉश करके पेंशन अपडेशन कर देंगे और सभी ग्रुपों में बांट दिया जाएगा पेंशनर्स को। एक तरफ PSB के पेंशनर हो जाएंगे, एक तरफ SBI के पेंशनर हो जाएंगे, एक तरफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेंशनर हो जाएंगे। एक 75 उसे ऊपर वाले को 25,000 देकर उनका मुंह बंद कर दिया। तो ये समझ लीजिए सारा ये कुछ भी नहीं है, ये एक ढमढमा है। और मूर्ति साहब के विचार मैंने आपके साथ शेयर कर लिए हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है और मैं आज रात को वीडियो बना रहा हूँ। इट विल बी अपलोडेड इन द मॉर्निंग एट 6 AM टुमारो। तो मुझे आशा है वीडियो बनाने का लाभ तभी है दोस्तों अगर आप इसको शेयर करोगे। शेयर करने का मतलब यही है कि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, बैंकर्स के पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरीज़ के पास जाए, तभी वीडियो बनाने का लाभ है। तभी इतनी बड़ी बात करने का, इतना बड़ा डाटा इकट्ठा करने का, इतने शॉर्टकट लगाकर इतनी लंबी वीडियो बनाने का भी तभी लाभ है अगर आप इसको शेयर करते हो। धर्म समझ के इसको शेयर करो। और तो कुछ नहीं कर सकते पेंशन अपडेशन के लिए, हम और कुछ नहीं कर सकते, लेकिन शेयर तो कर सकते हो वीडियो को। ये तो एक बटन ही दबाना है। सब्सक्राइब भी करो, आपने कर दिया तो अपने दोस्तों से करवाओ, अपने फैमिली मेम्बर से करवा लो। सभी के घर के सभी 5 मेंबर हैं तो 5 के पास मोबाइल है, तो क्या सब्सक्राइब का बटन नहीं दबा सकते? तो ये इतनी सी रिक्वेस्ट है, इसको ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ज़्यादा से ज़्यादा रिटायरीज़ के ग्रुप्स में, सर्विंग बैंकर्स के ग्रुप्स में, सभी जगह पर ये पहुंचना चाहिए। तो मुझे आशा है मेरी रिक्वेस्ट आप मान जाओगे। दूसरा है कि वीडियो के नीचे कमेंट्स ज़रूर देना है। कमेंट्स इस तरह से देना है क्या क्या वीडियो मेरी में कोई फॉल्ट नज़र आया। मेरी 1000 वीडियो पड़ चुकी है बैंकिंग के ऊपर। अरोड़ा सॉल्यूशन की आज 1000 से ऊपर वीडियोस हो चुकी हैं। तो ये सारा टोटल वीडियो 1000 से ऊपर बन गया है। ये यूट्यूब ने अपडेट नहीं किया, ये वो 905 पता नहीं कितनी दिखा रहा है, तो 1000 से वीडियो ऊपर बन चुकी है। तो देखिए भाइयों, उनमें से क्या वीडियो आपको अच्छी लगी, कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बुरी लगी, तो मेरा जो विचार है उसको ऊपर लें। दूसरी बात है जो सब टाइटल लगाने की, वो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा तो इंग्लिश वाले भी इसको देख सकेंगे। तो हिंदी में मुझे इंग्लिश में वीडियो बनाने की बात कहते हो तो मैं इंग्लिश में बना दूँगा। आई कैन स्पीक गुड इंग्लिश, तो मेरी वीडियो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छी बनेगी। लेकिन क्योंकि ज़्यादा एरिया जो इंडिया का है, बिहार है, यूपी है, झारखंड है, ऐसे सभी एरिया, पंजाब, हरियाणा, सब हिंदी बोलते हैं, हिंदी जानते हैं। तो काफ़ी एरिया महाराष्ट्र हमारा और कई स्टेट्स हैं जो हिंदी के स्पीकिंग एरियाज़ हैं। नेपाल में, बर्मा में, भूटान में, बांग्लादेश में, सभी इनको वॉच करते हैं मेरी वीडियोस को। उनके कमेंट्स भी आते हैं, उनके फ़ोन भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं। तो वो इन टच हैं, हिंदी स्पीकिंग एरिया ज़्यादा है, इसलिए मैं हिंदी बोल के बनाता हूँ। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो डाटा जहाँ मैं बोलता हूँ मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। डेट्स भी मैंने हिंदी और इंग्लिश में बोली है। 21 जुलाई बोला है तो साथ मैंने 21 जुलाई भी कहा है। तो इसलिए भाइयों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। आपने कमेंट्स देकर मुझे बताएं कि मैं कैसे लगी। बाकी रही तीसरी बात, पर्सनल क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। बहुत लोगों ने ये पूछा कि आप रात को कितने बजे सोते हो, कुछ लोगों ने ये पूछा कि आपके बच्चे क्या करते हैं, कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ के रहने वाले हो, कुछ लोगों ने ये पूछा है कि आप कौन से बैंक के DGM थे। तो भाइयों, मैं किसी बैंक का DGM नहीं था, मैं छोटा सा ऑफिसर था, मैं DGM नहीं था। तो सारी बातें मैं पर्सनल क्वेश्चन जो हैं
तो एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें हम कुछ ऐसी बातें ही करेंगे, तो जो पर्सनल क्वेश्चन हैं वही बातें होंगी। महिलाओं ने, लेडीज़ ने भी कई क्वेश्चन पूछे हैं, उनका भी मैं जवाब दूंगा। तो सारी बात बनाने का, इसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।